एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका कालसी स्टडी पॉइंट में। हम जैसे देख रहे हैं पीवाईक्यू यूपी पीसीएस के लिए और साथ में पॉलिटी और इसके बाद ज्योग्राफी देखने वाले हैं और धीरे धीरे करके जीएस के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है उनको एक एक करके देख लेंगे, ताकि जो लास्ट टाइम में रिविजन का मेन पॉइंट है वो हमें इजीली हम कर पाए और काफी शॉर्ट नोट आपको इसमें देखने के लिए आपको मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं 22 दिसंबर को यूपी पीसीएस का प्री निर्धारित है और छात्रों की विजय हुई है। 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम का जो मोटिव सभी छात्रों ने उठाया था, अल्टीमेटली वो आपको मिल गया है। तब आपका दायित्व हो जाता है कि 22 दिसंबर के लिए आप पूरी तरीके से तैयार रहें और पीवाईक्यू इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं और साथ साथ प्रैक्टिस आप जरूर करते रहिएगा घर में, ये मैं आपको एक्स्ट्रा कहूंगा। आइए देख लेते हैं। देखिए, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 1986 में इंदिरा गांधी स्मारक निधि द्वारा स्थापित किया गया था। एक तो यह पुरस्कार अभी करंटली किसको मिला है और पहला किसको मिला है, ये आपको अलग से देखना है। साथ साथ आपको ये इसमें ध्यान रखना है कि 1986 में इंदिरा गांधी स्मारक निधि द्वारा पुरस्कार शुरू किया गया था। पुरस्कार का नाम था इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। ध्यान रखिएगा इस चीज को। कामराज योजना, देखिए कामराज योजना बेसिकली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाने की एक योजना थी कि किस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को और भी अच्छा जो है किया जा सके, क्या क्या इंप्रूवमेंट किया जा सके और रिलायबल बनाया जा सके। इसके लिए एक योजना आई थी, योजना का नाम था कामराज योजना। ध्यान रखिएगा, आईएनसी से संबंधित है। आईएनसी की स्थापना 1885 में 1885 में बॉम्बे में, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, संगम योजना है एक इस समय की संगम योजना थी जो दिव्यांगों के कल्याण में वृद्धि करने से संबंधित थी, संगम योजना। और सूखा क्षेत्र के विकास से संबंधित एक समिति थी, नाम ध्यान रखेंगे आप, जयंत पाटिल समिति। जयंत पाटिल समिति का संबंध है सूखा निवारण से, जबकि संगम योजना जो है दिव्यांगों के कल्याण में वृद्धि से है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ये अच्छे से ध्यान रखना है। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है बेसिकली। नेक्स्ट देखते हैं, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु उसमें एनिमल चारकोल का उपयोग करते हैं। जो कच्ची चीनी होती है, अगर जो उसको रंग विहीन करना है उसके लिए एनिमल चारकोल यूज किया जाता है। इसके बाद देखें, टेप रिकॉर्डर की जो टेप लेपित रहती है वो बेसिकली फेरोमैग्नेटिक चूर्ण या लोह के छोटे छोटे कणों से बने हुए चूर्ण से उसको लेपित किया जाता है, उसको लेपा जाता है। जो टेप रिकॉर्डर का टेप होता है, आपने देखा होगा, टेप रिकॉर्डर में टेप डलता है, उस पे एक परत चढ़ाई जाती है और वो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण या कह सकते हैं कि लोह के छोटे छोटे कणों से बने हुए चूर्ण की चढ़ाई जाती है। मलेरिया मादा एनाफिलीज के द्वारा फैलता है, जबकि डेंगू मादा एडीज के द्वारा फैलता है। मादा एनाफिलीज मलेरिया और मादा एडीज डेंगू। मलेरिया रक्त कोशिका प्रभावित करता है, रक्त की कोशिकाओं में। फाइलेरिया लसिका ग्रंथि को। एंसेफेलाइटिस बेसिकली मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जबकि ल्यूकीमिया बेसिकली बोन मैरो से संबंधित है। ध्यान रखेंगे इस चीज को, ये मैच द फॉलोइंग का सवाल है। मलेरिया रक्त की कोशिका, फाइलेरिया लसिका ग्रंथि, याद रखिएगा फाइलेरिया लसिका ग्रंथि। एंसेफेलाइटिस मस्तिष्क को वार करता है और ल्यूकीमिया बोन मैरो से संबंधित है। इसके बाद षड दर्शनों में देख लेते हैं। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल। पूर्व मीमांसा जिसके प्रतिपादक हैं जैमिनी। न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं गौतम और उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक हैं बादरायण। फिर से देख लेते हैं। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, ये ध्यान रखिएगा, पूर्व और उत्तर में काफी कंफ्यूजन होता है। पूर्व मीमांसा में जैमिनी है, जबकि उत्तर मीमांसा में बादरायण है और न्याय दर्शन तो गौतम है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, नागार्जुन, इनकी एक किताब है माध्यमिक कारिका या इसी में ही इन्होंने सापेक्षवाद का सिद्धांत, बेसिकली हम इसको कह सकते हैं माध्यमिक कारिका जो बेसिकली सापेक्षवाद से संबंधित है। इसमें नागार्जुन ने शून्यता का सिद्धांत दिया है, जीरो की जो खोज है, जीरो नागार्जुन बेसिकली जिक्र करते हैं माध्यमिक कारिका में, जो कि नागार्जुन ने लिखी है। फिर राजा कृष्ण प्रथम द्वारा एलोरा, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा का कैलाश मंदिर निर्मित करवाया था। एलोरा में उपस्थित कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था।
देखिए असीरगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो असीरगढ़ का युद्ध 1601 में हुआ था। असीरगढ़ का युद्ध 1601 में हुआ था, असीरगढ़ का युद्ध। देखिए राज्य खर्च पर हज यात्रा का प्रबंधन करने वाला पहला शासक था फिरोज शाह तुगलक। ये ध्यान रखेंगे, राज्य खर्च पर हज की यात्रा का प्रबंधन करने वाला फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद चलते हैं, देखिए सामाजिक संगठनों में सरीन सभा। देखिए सरीन सभा पंजाब में थी, योग क्षेम सभा महाराष्ट्र में, योग से संबंधित क्षेम सभा महाराष्ट्र में, और श्री नारायण परिपालन ये केरल में। सामाजिक संगठन आप जानते हैं, सामाजिक संगठनों में सरीन सभा पंजाब में, योग जो कि क्षेम सभा है महाराष्ट्र में, क्षेम सभा योग से संबंधित क्षेम सभा महाराष्ट्र में, और श्री नारायण परिपालन केरल में। ध्यान रखेंगे, सरीन सभा पंजाब में, क्षेम सभा महाराष्ट्र में जो कि योग से संबंधित है, और श्री नारायण परिपालन केरल में। आ जाइए, देखिए हिंदू मनसबदारों की संख्या औरंगजेब के समय लगभग 33% थी। शाहजहां के समय थोड़ा सा कम है, ये 24%, जहांगीर में थोड़ा सा और कम है 20%, और अकबर के समय 16%। आप एक चीज तरीके से और ध्यान रख सकते हैं, हिंदू मनसबदारों की सबसे अधिक संख्या आपको औरंगजेब के शासनकाल में देखने के लिए मिलती है। आ जाए, जहांगीर जो कि खुद भी एक चित्रकार था, उसके दरबार में अबुल हसन जो उसका सर्वप्रिय चित्रकार था। देखिए नादिर उल जमा, ये टाइटल उसने उसको दिया था, नादिर उल जमा अबुल हसन को दिया गया था। अबुल हसन, नादिर उल जमा। जबकि मंसूर जो एक अलग चित्रकार था, उसको नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी। ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल अस्र की उपाधि, जबकि अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। इसके अलावा ये एक और चित्रकार भी इनके दरबार में था जिनका नाम है बिसनदास। ये भी ध्यान रखेंगे, कभी कभार ऐसे पूछ लेते हैं आयोग की, निम्नलिखित में से कौन से चित्रकार जो है जहांगीर के दरबार में रहे हैं? तो 3 नाम ध्यान रखेंगे, अबुल हसन, मंसूर और विसनदास। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए मालविका अग्निमित्रम, मालविका और अग्निमित्र की कहानी है ये, मालविका अग्निमित्रम। इनके नायक जो हैं, इस कहानी के जो नायक हैं वो शुंग शासक, जैसे मैंने बताया, अग्निमित्र हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, ये जो अग्निमित्र हैं ये शुंग शासक है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास की लिखी हुई है, मालविका और अग्निमित्र की कहानी है बेसिकली इसमें, जिसमें जो नायक है वो जो अग्निमित्र है वो शुंग शासक है। आगे चल के देखते हैं, यूनानी सम्राट मिनंडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। बहुत बार ये प्रश्न बन गया है, और इसमें नागसेन और नागार्जुन कभी कभी दे दिया जाता है, ऑप्शंस बहुत साथ साथ, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको क्लियर करते हुए चले। मिनंडर और नागसेन, इन दोनों का संवाद हो रहा है, जिसमें नागसेन जो बौद्ध भिक्षु हैं वो मिनंडर को बौद्ध धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। एंडिपालकिट्स, देखिए एंडिपालकिट्स के राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म स्वीकार किया था, और इसकी जानकारी हमें बेसनगर विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना के से मिलती है, बेसिकली आप कह सकते हैं। देखिए हेलियोडोरस ने भागवत धर्म स्वीकार किया था, और इनका सेनापति है वासुदेव, जो इस बेसनगर विदिशा गरुड़ ध्वज की स्थापना करवा रहा है। ये ध्यान रखिएगा, इन्हीं का ही बेसिकली आप कह सकते हैं, इन्हीं का ही राजदूत था, या इनका ही राज्यपाल कह सकते हैं वासुदेव, जिन्होंने बेसनगर विदिशा मध्य प्रदेश में गरुड़ ध्वज की स्थापना की, जिसमें बेसिकली यह जिक्र है कि हेलियोडोरस ने भागवत धर्म, पहला व्यक्ति था ये जिसने स्वीकार किया था। एंडिपालकिट्स का राजदूत था, ध्यान रखेंगे, और विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना वासुदेव करवा रहे हैं, इन्हीं के राज्यपाल हैं। आगे चल के देखते हैं बरेली। देखिए बरेली में विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था, और लखनऊ में जो है बिरजस कादिर ने, लखनऊ में विरंजस कादिर ने, और बरेली में खान बहादुर खान ने। अभी ये दो ही हैं, बहुत सारी लिस्ट है, एक तरीके से आपने देखी होगी, नहीं होगी तो आगे हम देख लेंगे जो छूट जाएंगे। लखनऊ में है विरंजस कादिर और बरेली में है खान बहादुर। देखिए नील विद्रोह की शुरुआत दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने की थी। हिंदू पेट्रियाटिक के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने जमकर न्यूज छापी। बेसिकली कहने का मतलब यह है
कि जो नील विद्रोह है, जिसको इंडिगो रेवोल्यूशन के नाम से भी हम जानते हैं, नील विद्रोह, ये विद्रोह आपको 1858-1859 में देखने के लिए मिलता है। पहली बात, दीनबंधु मित्र ने इसका जिक्र भी किया है अपनी किताब में। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि इसको जो इनिशिएट किया है वो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास जी ने किया है। और इसकी जो है, इसको बहुत न्यूज कवरेज मिली उस समय, जिसमें हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी, इन्होंने इस न्यूज को काफी छापी। आप ध्यान रखिएगा, हिंदू पेट्रियाट के संपादक, तत्कालीन संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने इस न्यूज को काफी कवर किया था। बाकी जो फाउंडर है नील विद्रोह के, वो दिगंबर विश्वास जी और विष्णु विश्वास जी। आ जाइए, देखिए, हैदराबाद का विलय पूछ लिया था एक बार यूकेपीएससी अपर पीसीएस में मेरे ख्याल से, जिसमें ये डेट इंपॉर्टेंट है, 17 सितंबर 1948 को, 1948 होना चाहिए, माफ कीजिएगा, 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद का विलय हुआ है, जबकि जूनागढ़ का 9 नवंबर 1948 को। ध्यान रखिएगा, जूनागढ़ 9 नवंबर 1948, हैदराबाद 17 सितंबर 1948, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, ध्यान रखिए इस तरीके से, आप तभी याद रह पाएगा। 9 नवंबर जूनागढ़, और कश्मीर का विलय 17 अक्टूबर 1948। यानी 17 सितंबर, 17 अक्टूबर, देन नवंबर, 9 नवंबर। आगे देखते हैं, देखिए, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन, देखिए, सहजानंद सरस्वती जाने जाते हैं, और बिहार में, बेसिकली बिहार में किसान आंदोलन के जो प्रणेता है बिहार में, वो सहजानंद सरस्वती हैं। हैदराबाद में स्वामी रामानंद जी हैं, किसान आंदोलन के प्रणेता हैदराबाद में स्वामी रामानंद जी हैं। और अब्दुल हामिद खान, अब्दुल हमीद खान, माफ कीजिएगा, अब्दुल हमीद खान, ये दक्षिण उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा। देखिए, मित्र मेला 1899 में, मित्र मेला, जिसका नाम कन्वर्ट कर दे रहे हैं अभिनव भारत के नाम से, ये 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक की बात है। 1899 में नासिक में मित्र मेला, जिसको 1907 में अभिनव भारत कर दिया गया, के जन्म के समय गणेश सावरकर और विनायक सावरकर पांडुरंग महादेव बापत को बम बनाने के लिए रूस भेजा था। देखिए, गणेश सावरकर जी और विनायक सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जी का नाम आता है अभिनव भारत के फॉर्मेशन में, काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया था इन दोनों ने। और इसी का एक सदस्य था, अभिनव भारत का एक सदस्य था, इनका नाम था पांडुरंग महादेव। ये पांडुरंग महादेव बापत, इनको बेसिकली बम बजाने के लिए रशिया भेजा गया था। ये भी प्रश्न बना है पहले, ध्यान रखिएगा। पांडुरंग महादेव बापत गए थे रशिया बम बनाने के लिए, अभिनव भारत के सदस्य थे। और गणेश सावरकर जी और विनायक सावरकर जी, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान पटल पर रखा गया, संविधान सभा के पटल पर, जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। इंपॉर्टेंट डेट है, 22 जनवरी, माफ कीजिएगा, 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1947, ये दोनों डेट याद रखिएगा। देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से 4 डीपीएसपीस को शामिल किया गया। कौन कौन से हैं? शोषण से बच्चों व वयस्कों की सुरक्षा करना, यानी 39 च, समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता प्रोवाइड करवाना, 39 क, उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी होना, यानी 43 क, और पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव रक्षा, 48 का। दोनों आपको दोनों तरीके से याद रखना है, आर्टिकल भी याद रखने हैं। देखें सेपरेटली अगर जो, तो 39 च, 39 क, 43 का और 48 का, यानी 39 एक चा है, एक का है, फिर 43 का और फिर 48 का। ये है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से, ध्यान रखेंगे। और नाम इनका वैसे आपको ध्यान रखना है, शोषण से बच्चों और वयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता, उद्योग प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी, और पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवन रक्षा, ये ध्यान रखें। आर्टिकल 344, देखिए, राष्ट्रपति प्रत्येक 10 साल में राजभाषा आयोग गठित करेंगे, ये प्रावधान है 344 में। राजभाषा का जिक्र 343 में आज हम देखेंगे। आज हमारा टॉपिक वहीं से शुरू होगा, पॉलिटी का। कुछ टॉपिक बच जाएंगे उसमें, जिसको हम आज कवर कर लेंगे। 344, प्रत्येक 10 साल में राजभाषा आयोग गठित करेंगे माननीय राष्ट्रपति जी।
ये राष्ट्रपति जी है, मैंने जैसे को बताया था पॉलिटी में, उसको याद कर लीजिएगा। ये पूछ चुके हैं 1999 के पेपर में मेरे ख्याल से, या 1998 के पेपर में, जिसमें राष्ट्रपति जी का विभिन्न राष्ट्रपति दिए गए थे, तत्कालीन पूर्व राष्ट्रपति, और उनके ईयर दिए थे, उनका टेन्योर दिया था, आपको उसको मैच करना था, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। वीवी गिरी जी 1969, नीलम संजीव रेड्डी जी 1977, राधाकृष्णन जी 1962 और ज्ञानी जैल सिंह जी 1982। आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति है। बेसिकली आर्टिकल 137 में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति है। आगे देखते हैं, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त लाभ, केंद्र सरकार के समस्त ऋण, ये सभी पूंजी खाते में आते हैं। निगम कर, राष्ट्रीय बचत पत्रों का विक्रय, उत्पाद कर, ये सब चालू खाते में आते हैं। ये आता है आपके पास कि कौन सा चालू खाता है, कौन सा पूंजी खाता है। इसमें बस आप जैसे ये लिस्ट में बता रहा हूं, ये देख लीजिएगा। ये चालू खाता है, बीओपी चैप्टर होगा आपके पास, इकोनॉमी की जो भी किताब है उसमें बीओपी एक चैप्टर होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन करके। उसमें दो खाते ऐसे टेबल बनी होगी, अगर जो अच्छी किताब होगी, चालू खाता और पूंजी खाता। तो चालू खाता बेसिकली पूर्ण परिवर्तनीय आता है, पूर्ण परिवर्तनीय है, माफ कीजिएगा, फुल्ली कन्वर्टेबल है। कहने का मतलब है कि आप इसमें डॉलर और रुपीस टोटली कन्वर्ट करवा सकते हैं एक दूसरी करेंसी में, जबकि पूंजी खाता पार्शियली कन्वर्टेबल है। अब ये पूंजी चालू खाता कब कन्वर्टेबल किया गया और किस तरीके से 1991 के बाद इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, कैसे जो ग्लोबलाइजेशन की तरफ इंडियन इकोनॉमी गई है और मिक्स्ड इकोनॉमी एक तरीके से अपनाई है करंटली, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, इसमें बेसिकली हेल्प होगी। और यही बेसिक क्वेश्चन अगर जो स्टैटिक पोर्शन से बनेंगे इकोनॉमी में, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी तो अधिकतर सारा करंट से ही पूछते हैं। आइए वापस, हमने देखा है चालू खाता जो फुल्ली कन्वर्टेबल है, इसमें बेसिकली आपको निगम कर देखने के लिए मिलता है, राष्ट्रीय बचत पत्रों का विक्रय देखने के लिए मिलता है, उत्पाद कर देखने के लिए मिलता है। जबकि पूंजी खाता, इसमें सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त जो लाभ है और केंद्र सरकार के जितने भी ऋण है, ये सारे पूंजी खाते में, ध्यान रखिएगा। भुगतान असंतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट दूर करने के लिए मुद्रा अवमूल्यन किया जाता है, जिसमें निर्यात प्रोत्साहित किया जाता है और आयात में कमी की जाती है। कहने का मतलब है कि अपने मुद्रा के मूल्यों को कम कर दिया जाता है। अब अगर जो अपने मुद्रा के मूल्यों को कम कर दिया, यानी कि जो विदेशी मुद्रा है उसका मूल्य आपको, मतलब उसका जो मूल्य है विदेशी मुद्रा का, वह बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है कि विदेशी मुद्रा के मूल्यों को चुकाने के लिए आपको ज्यादा मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी अपनी। अब अगर जो देखें कि अगर जो हमें बाहर से कोई चीज मंगानी है, फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन मंगानी है बाहर से, तो जब हम बाहर से वॉशिंग मशीन मंगाएंगे तो वॉशिंग मशीन की वहां जो कीमत होगी उस मुद्रा में, विदेशी मुद्रा में, यहाँ हमें बहुत ज्यादा देनी पड़ी, कंपैरेटिवली अब ज्यादा देनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हमने अपने मुद्रा की कॉस्ट घटा दी, मूल्य घटा दिया, तो अब हमें ज्यादा मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी। ऐसे में क्या होगा कि जो हमारा इंपोर्ट है, हम एक तरीके से मना कर देंगे कि यार चलो छोड़ो, 2-3 महीने बाद देखेंगे जब हमारा बजट बनेगा। क्या कहते हैं ना ऐसा, कि जब हमारा बजट बनेगा तब लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो इंपोर्ट है वो पूरे देश में, आप कह सकते हैं एक तरीके से, उसमें कमी आएगी। जबकि अब चूंकि हमारी करेंसी डाउन हो चुकी है कॉस्ट, तो अब जब एक्सपोर्ट करेंगे तो लोग हमसे ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो करेंसी की वैल्यू है अभी वो डाउन चल रही है। ऐसे में क्या होता है कि एक्सपोर्ट को जो है प्रोत्साहन मिलता है और इंपोर्ट को जो है कम किया जाता है, बेसिकली कमी आती है आयात में। मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे, और अगर आपने पढ़ा होगा मुद्रा मूल्यन या भुगतान असंतुलन तो आप और अच्छे से समझ गए होंगे, और नहीं पढ़ा है तो आप एक बार जरूर पढ़ लें इसको। हाल फिलहाल जो फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि बीओपी असंतुलन, बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो भुगतान असंतुलन है, इसको दूर करना है तो आपको मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ता है, जिससे होता क्या है कि निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है और आयात में कमी आती है। मैंने समझा दिया। चलिए, अभी ये 2011 की जनगणना, इसमें अलग से हम देखेंगे। ये यूएन के अनुसार क्या अभी प्रजनन दर कहां पाई जा रही है, ये हटाएं। देखिए, टेलर घाटी, ये याद रखें, ये फैक्ट है। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगी। टेलर घाटी, टेलर वैली, टेलर वैलीज इन ऑस्ट्रेलिया, टेलर वैलीज इन ऑस्ट्रेलिया। अब आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, आप अगर जो सीरीज देख रहे हो एक तरफ से, तो ये बार बार शहर देख रहे होंगे आप, डेट्रॉइट, ये मेरे ख्याल से यूएसए का है। अगर जो किसी और देश का निकल गया तो आप बता दीजिएगा मुझे। डेट्रॉइट, देखिए ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है ये शहर, ऑटोमोबाइल्स के लिए, ध्यान रखिएगा। फिर
मैग्नेटोगोर्स्क, मैग्नेटोगोर्स्क, ये लौह और इस्पात के लिए फेमस है, मेरे ख्याल से रशिया में है ये। जोहान्सबर्ग सोना खनन के लिए है, ये साउथ अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका, माफ कीजिएगा दक्षिण अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में। बर्मिंघम तो इंग्लैंड में है। मोटर, कार और मशीनरी के लिए जाना जाता है। फिर से आए, देखिए हमें ये नहीं देखना कि कहाँ है, जो ये पूछा जा रहा है कि कौन सा शहर किस चीज के लिए फेमस है। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल्स के लिए, फिर मैग्नेटोगोर्स्क लौह और इस्पात के लिए है, जोहान्सबर्ग सोना खनन के लिए है, जबकि बर्मिंघम मोटर, कार और मशीनरी के लिए जाना जाता है। टेलर घाटी ऑस्ट्रेलिया में। अब जल विद्युत शक्ति में आप हटा दीजिए, देखिए बॉन जो शहर है वो राइन नदी के किनारे है। राइन, याद रखिएगा, बॉन शहर राइन नदी के किनारे है। मेरे ख्याल से डेनमार्क में है या नीदरलैंड में है, आप जरूर बताइएगा किस जगह है बॉन, या ये जर्मनी में है। बॉन शहर आपको जर्मनी में देखने के लिए मिलेगा, राइन रिवर के किनारे है। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्या है, बॉन शहर जो कि शायद जर्मनी में है, वो राइन नदी के किनारे है। और जो काहिरा है, ये मिस्र का कैपिटल भी है काहिरा, ये नाइल रिवर के किनारे है। न्यूयॉर्क जो अमेरिका में है, यूएसए में, वो हडसन नदी के किनारे है। फिर वियना ऑस्ट्रिया में जो है, ये डैन्यूब नदी के किनारे है। फिर बुडापेस्ट, ये जो हंगरी की कैपिटल है, ये भी डैन्यूब नदी के किनारे है। और फिर बेलग्रेड, ये जो बेलग्रेड है, ये भी डैन्यूब नदी के किनारे है। ये ध्यान रखना है आपको कि जो राइन नदी के किनारे बसा शहर है बॉन, फिर नील नदी के किनारे बसा है काहिरा, हडसन के किनारे न्यूयॉर्क, डैन्यूब के किनारे बसे हुए शहर है वियना ऑस्ट्रिया में, और बुडापेस्ट हंगरी, और बेलग्रेड आपको बेसिकली सर्बिया में देखने के लिए मिलेगा। हाँ जी, सर्बिया में सर्बिया एक देश है यूरोप का, आप देखिएगा मैप में सर्बिया। तो सर्बिया, ये बेलग्रेड हो गया, बुडापेस्ट, वियना, तीनों डैन्यूब में, न्यूयॉर्क हडसन, काहिरा नाइल, और बॉन शहर जो कि जर्मनी का एक शहर है, राइन में। आइए बिना कोई वक्त जाया किए हुए आपका देखते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। देखिए विश्वेश्वरैया जी ना बेसिकली अभियंता हैं और इंजीनियर हैं, आपने पढ़ा होगा इनको मॉडर्न इंडिया में। विश्वेश्वरैया जी, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया नाम है इनका। 1861-62 की बात की जा रही है, अभियंता है। देखिए आधुनिक जो मैसूर राज्य है उसके निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है, प्लस कावेरी नदी पर बांध भी इनके द्वारा बनाया गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1955 में भारत रत्न से सम्मानित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी, आधुनिक मैसूर शहर में, कावेरी का डैम में, और 1955 में इन्हें भारत रत्न दिया गया, इंजीनियर है। जनसंख्या वाला प्रश्न हटा दें अभी, ये भी जनसंख्या वाला प्रश्न है, ये भी आपको ये याद रखिएगा। जनसंख्या भी एक वीडियो में लेके आऊंगा, और जनसंख्या के साथ अभी ये देख सकते हैं, इसी पेपर में आपको 1, 2, 3 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। एलपीजी एक प्रदूषण मुक्त वाहन ईंधन है, ये तो आपको पता ही है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। देखिए हमने कल कुछ देखे थे आईएसओ, आप नहीं देखे आपने तो देख लीजिएगा कौन सा किसके लिए होता है। आईएसओ 14001 अंतरराष्ट्रीय प्रमाण पत्र प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है, बस ये याद रखिएगा, प्रदूषण नियंत्रण संबंधी है 14001। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जिब्राल्टर, तो आप जानते हैं, देखिए यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, और देख लीजिएगा ये स्पेन और मोरक्को के बीच है। 2 देश भी देख लीजिएगा कौन से 2 देश हैं। आइए, सरदार सरोवर योजना तो पता ही है, नर्मदा नदी पर है, भड़ौच में, बादगाम के निकट है बेसिकली, बस नर्मदा नदी याद रखें आप, भड़ौच तो गुजरात में ही। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस एक दूसरे को झांसी में काटती है, ये इंपॉर्टेंट है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो रेलवे है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण झांसी में एक दूसरे को काटती है। नागार्जुन सागर डैम कई बार आ गया, नागार्जुन सागर डैम तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक का संयुक्त कार्य है। एक्चुअल में ये है तो अभी करंटली आंध्र प्रदेश और माफ कीजिएगा, हाँ जी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमा पर है, कृष्णा नदी पर है, और विश्व का सबसे ठंडा स्थान। चलिए अगला सवाल है, 1956 की बात करें, पहले इसकी बात कर लेते हैं।
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त कार्य है। अब ये बेसिकली तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक का संयुक्त कार्य है, ये ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे ठंडा स्थान ये बर्खिनोआंस्क है, ये मेरे ख्याल से साइबेरिया में है, ठीक है। ऑरिविले, देखिए ऑरिविले कछुए होते हैं, ये बहुत बढ़िया प्रजाति है, आप देखिएगा, इनको इमेज देख लीजिएगा एक बार, हमेशा याद रखेंगे रहेगा। जो भी नई स्पीसीज आप सुने तो उसका जैसे अभी स्टेटस पूछ लेते हैं, आयोग पूछ लेते हैं, संघ लोक सेवा आयोग भी कई बार स्टेटस पूछ लेते हैं किसी भी स्पीसीज का, खासकर वो जो पिछले 1-2 साल में न्यूज में रही है, उसका स्टेटस पूछ लिया जाता है कि किस तरीके से उसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या साइट्स की जो लिस्ट है या IUCN ने जो रेड लिस्ट जारी करता है उसमें क्या क्या स्टेटस मिला हुआ है, तो ये जरूर देखिएगा। और सारे स्पीसीज को याद करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारी स्पीसीज के नाम दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि यह किस चीज की प्रजाति है, ऑप्शन दिए जाते हैं सांप की, पक्षी की, मछली की। तो ऐसे में क्या हुआ कि आप इतनी सारी प्रजातियां तो याद नहीं कर पाएंगे। बस जब भी ये प्रजातियां आपको देखने के लिए मिले तो आपको बस क्या करना है, इनको गूगल में सर्च करना है, उनकी इमेजेस देख लेनी है 1-2, तो आपको ये हमेशा याद रहेंगे, एटलीस्ट वहां तो आ ही जाएंगे आपको याद। आइए देखिए, ऑरिविले पुडुचेरी में है, बैकनूर यूक्रेन में है, बांडुंग बेसिकली इंडोनेशिया में है और बट्टिकलोआ श्रीलंका में। अब ये क्या है, आपको उसको एक बार जो है सर्च करके देखना है, सिर्फ नाम लिखना है, इनका इमेजेस देखनी है बस, और ये याद करते हुए चलना है। बैकनूर यूक्रेन में है, बांडुंग इंडोनेशिया में और बट्टिकलोआ श्रीलंका में। चलिए देखिए, कोयम्बटूर सूती वस्त्र उद्योग बहुत फेमस है। राउरकेला लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। कपूरथला पंजाब में रेल डिब्बे बनाने के लिए, और बरौनी तेल शोधक के रूप में प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, बरौनी तेल शोधक के रूप में, कपूरथला रेल डिब्बा, राउरकेला लौह इस्पात और कोयम्बटूर सूती वस्त्र उद्योग। चले बर्लिन देखिए, जर्मन, जी फॉर जर्मनी लिखा हुआ है शायद, बर्लिन जर्मनी में स्प्री नदी के किनारे, जबकि हमने बॉन शहर देखा था वो राइन नदी के किनारे था, और वही बर्लिन जो है स्प्री नदी के किनारे। न्यूयॉर्क देख लिया था हडसन नदी के किनारे, और जो रोम है इटली का, रोम ये टाइबर नदी के किनारे। ये अभी जो नए शहर मिल रहे हैं, रट्टे में चले, रट्टा मारे इनका। रोम जो है टाइबर नदी के किनारे, बर्लिन जो है स्प्री नदी के किनारे। नेक्स्ट, लौह अयस्क, देखिए मिसाबी की खान लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। रावी बेसिकली खनिज तेल प्रसिद्ध है। बिंगम तांबा के लिए प्रसिद्ध है, और पोर्ट रेडियम यूरेनियम, ध्यान रखेंगे इसको। बिंगम तांबा, रावी खनिज तेल, मिसाबी लौह अयस्क और पोर्ट रेडियम यूरेनियम। कुल्लू घाटी मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य है। आपको इस तरीके से याद रखना है। देखिए, काराकोरम इसी तरीके से लिखिए आप, काराकोरम हमेशा ऐसे बनाइएगा, कभी दिक्कत नहीं होगी। काराकोरम, लद्दाख, जस्कर के लिए Z लिखें। काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ग्रेट हिमालय, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक। इस तरीके से काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ये तो आप याद रखिए, पता ही होगा आपको, ट्रांस हिमालय, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। क्या क्या खास बातें हैं इसकी, इसको 11th क्लास की NCERT में जरूर पढ़ के जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आएंगे। अब देखिए, ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य है कौन, कुल्लू घाटी। और हम देखते हैं, हमने पढ़ा है कि ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के सेंटर में के मध्य, ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के मध्य बेसिकली श्रीनगर या डल झील, कभी कभार पूछा गया क्वेश्चन में, डल झील किसके मध्य है, तो ग्रेट हिमालय पीर पंजाल के मध्य, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य, ये भी आप कह सकते हैं। चलिए, झरिया से 50% कोयला, रानीगंज से 30% कोयला, और कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। रानीगंज और झरिया, झरिया तो आपको झारखंड में देखने के लिए मिलेगा, और रानीगंज आपको वेस्ट बंगाल में देखने के लिए मिलेगा, और कोरबा आपको जो है छत्तीसगढ़ में देखने के लिए मिलेगा। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरिके बैराज से है, पंजाब में है, सतलज और रावी के संगम पर इंदिरा गांधी नहर। सामान्यतः ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, लेकिन इंग्लैंड का जो दक्षिण तट है,
इंग्लैंड का जो दक्षिण तट है वहां पर साउथहैम्पटन एक जगह है, उसमें प्रतिदिन 4 ज्वार आते हैं। ज्वार माफ कीजिएगा, ज्वार, ज्वार तो बुखार हो जाएगा, ज्वार बोले तो टाइड्स। जो टाइड्स आते हैं यूजुअली वो 2 बार आते हैं, लेकिन साउथहैम्पटन जो कि इंग्लैंड के साउथ में है वहां पर 4 बार आ जाते हैं दिन में। ठीक है। माफ कीजिएगा, ये हटा दें। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, ये 1982 की है, 1982। अब देखिए यूरो जो मुद्रा है वो अस्तित्व में आई 1999 से, ये फैक्ट याद रखिएगा। 1999 से यूरो मुद्रा अस्तित्व में आई, यूरो मुद्रा अस्तित्व में आई 1999 से। जस्ट अ सेकेंड, आइए देखिए, आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अमेरिका निर्मित प्रतिरूपक यूनिटी व रूस द्वारा प्रतिरूपक जार्या को भेजा गया है। ध्यान रखिएगा, यूनिटी जो है यूएसए का है, नासा का है, और रशिया का है रोसकॉस्मोस, उनकी एजेंसी का नाम है रोसकॉस्मोस, और अमेरिका की है नासा। तो नासा का यूनिटी और रोसकॉस्मोस का जार्या, ये बेसिकली भेजा गया है। ध्यान रखिएगा इनके नाम बस, क्योंकि आपकी जो ये नॉलेज है क्या पता आपके किसी फ्यूचर सवाल को सॉल्व करने में काम आ जाए, इसीलिए कह रहा हूं मैं कि वैसे याद रखिएगा कि जार्या जो अभी करंट का न्यूज नहीं है ना, उसको आप सिर्फ आगे आने वाले कुछ सवालों में अपना लॉजिक लगाने के लिए जरूर रखिए अपने दिमाग में। आ जाइए, अब जैसे ये फैक्ट है, अभी आप देख सकते हैं, जैसे ये कह रहा है कि रोबोट ने 1998 में पहला सफल हृदय बाईपास ऑपरेशन लिप्जिंग में किया था। हालांकि ये शायद सफल नहीं हुआ है मेरे ख्याल से। ठीक है, गुट टूरपेक्स आंदोलन का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में यूगोस्लाविया में संपन्न हुआ था। यूगोस्लाविया, ठीक है, यूगोस्लाविया, ठीक है, बेलग्रेड में संपन्न हुआ है गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन। ओपैक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, 1960 में बना है और बगदाद सम्मेलन के दौरान ये बनाया गया। 1960 में बना, बगदाद सम्मेलन में। ओपैक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। आ जाइए, ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स, ये चलाया गया था ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स। ये अमेरिका और ब्रिटेन ने 1998 में बगदाद पर हवाई हमला किया था डेजर्ट फॉक्स के नाम से, हटा दें इसको। गोकुल ग्राम योजना, गुजरात सरकार की थी ये, गोकुल ग्राम योजना, गोकुल ग्राम योजना, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। अभी तक तो ये सारा करंट की न्यूज है। जैसे विश्व अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड माइनॉरिटी डे मनाया जाता है 18 नवंबर को। वर्ल्ड माइनॉरिटी डे, विश्व अल्पसंख्यक दिवस 18 नवंबर को। विश्व पशु दिवस, विश्व पशु दिवस 3 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व पशु दिवस 3 अक्टूबर को, ध्यान रखिएगा। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। अच्छा, अब तानसेन जी की बात कर ले तो राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार, ऑब्वियसली मध्य प्रदेश सरकार 1980 में इन्होंने इस पुरस्कार को स्थापित किया था, 1980 में राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार को। फिर देखते हैं, साम्यवादोत्तर रूस का सर्वप्रथम असैनिक पुरस्कार कहलाता है ऑर्डर ऑफ द सेंटर एंड्रयू। ऑर्डर ऑफ द सेंटर एंड्रयू, ऑर्डर ऑफ द सेंटर एंड्रयू आपको कहीं दिख गया? एंड्रयू आप सीधा रूस मार दीजिएगा बस। ऑर्डर ऑफ द सेंटर एंड्रयू अवार्ड, एंड्रयू, रूस। आगे चलते हैं, अब आ जाइए नेक्स्ट। ये हमने 1 साल का देख लिया है, टाइम कम बचा है तो इसलिए हमने जल्दी जल्दी देखना है इसको। और मेरा सेशन ये रहेगा कि जब भी आप सोएं तो 1.5 स्पीड पर ये 2-3 वीडियोस देख लें, 1-1.5 घंटे की होगी, तो आपका रिवीजन हो जाएगा डेली बेसिस पे। आ जाइए, अति चालकता सामान्य ताप पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है। सुपर कंडक्टिविटी जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं, साइंस के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार तो रिपीट भी हो जाते हैं, तो इसलिए अच्छे से पढ़े हर एक सवाल। नॉर्मल टेम्परेचर पर जो सुपर कंडक्टिविटी है वो इकोनॉमिकली बहुत अच्छी है, बेसिकली एक तरीके से हम देखें, आर्थिक महत्व तो बहुत है उसका, सुपर कंडक्टिविटी नॉर्मल टेम्परेचर पर। अब देखिए विधि आती है ट्रांसजेनिक विधि। इस विधि में जीन स्थानांतरण द्वारा, जीन का बेसिकली ट्रांसप्लांट किया जाता है, जीन को द्वारा नवीन उत्पादन किया जाता है, जबकि जो क्लोनीकृत होता है, क्लोन, उसमें क्या है, जंतुओं में कोशिका प्राप्त कर उसे हम शक्ल बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा क्या क्या है,
क्लोन में आपकी कॉपी बनाएंगे, क्लोनीकृत करना बेसिकली कॉपी बनाना, जबकि ट्रांसजेनिक विधि में जीन ट्रांसप्लांट करके एक नया उत्पाद बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट वाले सवाल आजकल वैसे भी बहुत चलन में है, ट्रेंड में है, तो बन सकती है चीजें। आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रांसजेनिक विधि में हम नया उत्पाद बनता है, जबकि क्लोनीकृत विधि में हम शक्ल तैयार किया जाता है। अभी आपने कई बार देखा होगा, सवाल आता है गोल्डन राइस में जो येलोनेस होती है या येलोइश जो कलर होता है, पीलापन, वो बीटा कैरोटीन के कारण होता है। चलिए, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ये अपने अंदर CO2 और कार्बनिक यौगिकों के संयोग से भोज्य पदार्थ निर्मित करते हैं। हमने पढ़ा होगा साइंस में कि जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, और परपोषी जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। जैसे स्वपोषी में देख लेते हैं कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक, और परपोषी में परजीवी मृतोपजीवी सब आते हैं। स्वपोषी में कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, सिनकोना आप जानते हैं, सिनकोना की छाल से कुनैन मलेरिया की एक दवा बनाई जाती है। क्लोरोक्विन नामक कृत्रिम औषधि को ही सिनकोना से प्रतिस्थापित किया गया है। बेसिकली एक दवा बनाई गई है क्लोरोक्विन, इसको बेसिकली सिनकोना की जगह यूज किया जाने लगा है। कृत्रिम औषधि है, जिसे नाम से समझ में आ रहा है, क्लोरोक्विन, मलेरिया के उपचार के लिए क्लोरोक्विन, जो कि पहले कुनीन दवाई बनाई जाती थी सिनकोना की छाल से, उसकी जगह यूज किया जा रहा है। अब विकासशील जो देश हैं, डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं, उनमें 3 संचरणीय रोग हैं। वह रोग जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में फैल सकते हैं। कौन कौन से? मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका और सिस्टोसोमाइसिस। मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका और सिस्टोसोमाइसिस। देखिए, जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है ना, अभी ये समय मौका नहीं है। सीधी सीधी बात तो ये देखें, अभी ये पॉइंट आपके तभी काम के हैं जब आप एक बार अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले। अगर जब आप इसमें लैग कर गए ना कि आपने एक बार अच्छे से पढ़ा नहीं है, तो ये सारी चीजें, तो अधिकतर चीजें जो और सभी लोगों को बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगी पढ़ते हुए कि किस टॉपिक से किस सब्जेक्ट की बात की जा रही है, आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। बट फिर भी आप अगर जो लड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मैं इस बार कर दूंगा, सीरियस हैं अगर जो आप, तो बस अभी आप बिना सोचे समझे रट्टा मारते हुए चले। थोड़ी चीजें बहुत समझ लें कि किस प्रकार से सवाल आएगा, क्योंकि सवाल हर समय एक जैसा नहीं आएगा। सवाल का जो लैंग्वेज है वो चेंज हुआ रहेगा हर टाइम, तो आपको आंसर किस तरीके से देना है इस चीज का ध्यान रखें। डेवलपिंग कंट्रीज में 3 सबसे ज्यादा जो संचरणीय रोग हैं वो है मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका और सिस्टोसोमाइसिस, ये ध्यान रखें। सड़क की रोशनी हेतु लगे जो पीले लैंप है उनमें सोडियम यूज याद रखेंगे, जबकि जो सफेद लैंप है उनमें जो पारा वाष्प है बेसिकली वो यूज किया जाता है। पारे को वाष्प के रूप में यूज किया जाता है, वाष्प फॉर्म में, सफेद लैंप पे, जबकि पीले लैंप में सोडियम यूज होता है। ध्यान रखेंगे इन चीज को। सड़क की रोशनी हेतु पीले लैंपों में सोडियम यूज होता है, जबकि सफेद लैंप में पारा यूज होता है। आइए, वृक्ष की आयु निर्धारित होती है, ये बन चुका है प्रश्न। इसमें जो वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर, देखिए ये है क्या, आप ऐसे देख लीजिएगा, इसको एक बार गूगल में सर्च करके इमेजेस वाले फॉर्म में जाके वहां समझ जाएंगे। आप फिलहाल ये देख लें कि ऐसा जब पेड़ काट देते हैं तो पेड़ को, जब कटा हुआ पेड़ है तो कटे हुए पेड़ को हम ऊपर से देख रहे हैं, यानी वर्टिकली देख रहे हैं, ऐसे समझे आप। तो आप जब देखेंगे पेड़ की इमेज ऊपर से, तो आपको पेड़ के अंदर ना ऐसे बहुत छोटे छोटे वलय दिखेंगे, बहुत छोटे, या तो मैं बना चुका हूं लेकिन आप गिन भी नहीं पाएंगे उनको। एक बहुत ही अच्छे शेप में उस पे वलय पड़े हुए होंगे। तो इन वलयों की संख्या के आधार पर, ये देखिए, वृक्ष की आयु निर्धारित की जाती है इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। आप इमेज जरूर देखिएगा, आप समझ जाएंगे। चलिए, नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक सिरेमिक ऑक्साइड, बेसिकली याद रखिए उच्च ताप का अतिचालक है सिरेमिक ऑक्साइड। सिरेमिक ऑक्साइड उच्च ताप। मैगलिन देखिए शुक्र ग्रह पर भेजा गया था नासा ने 1989 में। अब सन तो इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, बट ये मैगलिन याद रखिएगा। ये मैगलिन क्या है? ये मैगेलन जो है, मैगलिन, ये शुक्र ग्रह के लिए भेजा गया एक बेसिकली उपग्रह है, ध्यान रखें। अच्छा, विटामिन B12, कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन, लोहा, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम और पीतल, तांबा। याद रखिएगा क्लोरोफिल में मौजूद होता है, ये हमने पढ़ लिया है, मैग्नीशियम होता है इसमें। हीमोग्लोबिन तो लोहा पता ही है, विटामिन B12, कोबाल्ट।
Y2K समस्या क्या है? देखिए, ईसवी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उनका प्रतिस्थापन ढूंढना। ईसवी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उनका प्रतिस्थापन ढूंढना, यह है Y2K समस्या। ईसवी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उनका प्रतिस्थापन ढूंढना। आ जाइए, पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई है। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। अजात शत्रु के कार्यकाल में हुई। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में सर्वकामिनी की अध्यक्षता में कालाशोक उस समय राजा थे। ऐसे ही तीसरी है और ऐसे ही चौथी है। ये याद रखिएगा, तीसरी पाटलिपुत्र में अशोक के समय और चौथी जो है आपको कनिष्क के समय देखने के लिए मिलेगी। तो इस तरीके से इनके लिस्ट ध्यान रखिएगा। ऐसे ही जैन संगतियां भी हैं, अच्छे से याद होनी चाहिए। वो दो ही हुई हैं, पहली कब हुई, दूसरी कब हुई और क्या क्या हुआ ये पता होना चाहिए। आ जाइए, देखिए जौनपुर मुस्लिम विद्या का केंद्र बना। ईरान का एक शहर है सिराज, वो मध्यकालीन शिक्षा का केंद्र था। इसीलिए जब जौनपुर भी मुस्लिम विद्या का अच्छा केंद्र बना तो जौनपुर को कहा जाने लगा पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाने लगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऐसे इसी प्रकार से। सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है तो जौनपुर जाना जाता है। कहानी इसीलिए बताई गई है या जो भी जानकारी है ताकि आप याद रखें इस रेफरेंस में। ईरान का शहर है सिराज, मध्यकालीन शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ। क्योंकि जौनपुर भी मुस्लिम विद्या का केंद्र बन पाया मध्यकाल के दौरान, इसीलिए जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा गया या सिराज ए हिंद कहा गया। देखिए, कलहन की राज तरंगनी तो पता ही है आपको, राज तरंगनी लिखी है। और इसमें ना ये बेसिकली जॉन राज और श्रीवर ने इसको जब आगे बढ़ाया, जब कलहन की बेसिकली कलहन जो है चले गए होंगे, उसके बाद जोन राज और श्रीवर ने इसको आगे बढ़ाया है। याद रखें, जोन राज और श्रीवर। देखिए मदुरा विजय क्या है? मदुरा विजय जो है मदुरै पर विजय है। अब देखिए पहले थोड़ा सा इसको आप यहां देख लें। ये तो लिखा हुआ है कि गंगा देवी जी द्वारा लिखी हुई, लेकिन ये है कौन? देखिए, अपने पति बुक्का प्रथम की विजय गाथा का वर्णन करते हुए बेसिकली उन्होंने यह गंगा देवी जी ने ये मदुरा विजय लिखी है। याद रखिएगा, मदुरा विजय गंगा देवी जी की लिखी हुई है और ये बुक्का प्रथम की पत्नी है और अपने पति का जो है व्याख्यान कर रही है मदुरा की विजय पर। अब ये महमूद गजनी के सिक्के तो आपने कई प्रश्न देखे होंगे ऐसे, जिसमें एक तरफ आपको संस्कृत में मुद्रा लेख देखने के लिए मिलता है और दूसरी तरफ चांद मतलब एक तरफ संस्कृत में मुद्रा लेख लिखा हुआ चांदी का सिक्का, एक चांदी का सिक्का जिसमें एक तरफ संस्कृत में मुद्रा लेख लिखा हुआ है, ये महमूद गजनी का है। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन आपको इब्न बतूता देते हैं। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन इब्न बतूता करते हैं। उसके बाद देखते हैं, अब्दुल कादिर बदायूनी ने आलोचना स्वरूप दीन ए इलाही को एक धर्म कहा। बेसिकली दीन ए इलाही को एक धर्म किसने कहा, एक सवाल बनता है। तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने दीन ए इलाही को धर्म के रूप में कटाक्ष किया। तो ये क्या है? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। याद रखिएगा कि दीन ए इलाही और कुछ नहीं बल्कि एक धर्म है, ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, इन्होंने पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। ये देखिए पीडब्ल्यूडी भी है आज का, कह सकते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक जी ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। और वैसे आप वायसरॉय गवर्नर जनरल में देखेंगे तो आपको डलहौजी का नाम देखने के लिए मिलता है। डलहौजी का नाम आपको देखने के लिए मिलता है, ध्यान रखिएगा। आ जाइए, देखिए बनारस और इलाहाबाद यानी प्रयागराज के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हेतु अपनी बात रखी है कविंद्राचार्य दारा सिकोह ने। देखिए कविंद्राचार्य ने, बेसिकली कविंद्राचार्य, ध्यान रखें, कविंद्राचार्य ने बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करने की बात रखी थी कविंद्राचार्य ने। ध्यान रखेंगे, रैंडम फैक्ट है। दारा सिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया, नाम है सिरे अकबर, महान रहस्य। दारा ने ही मजम उल बहरीन, दो समुद्रों का संगम की रचना की, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता पर बेसिकली बेस्ड है। दारा ने ही अपनी देखरेख में श्रीमद् भगवद गीता व योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद करवाया। ये ध्यान रखेंगे आप, इतनी चीजें दारा सिकोह के बारे में। 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया है सिरे अकबर के नाम से,
महान रहस्य जिसको कहा जाता है दाराशिकोह ने, 52 उपनिषदों का। दारा ने मजम उल बहरीन यानी दो समुद्रों का संगम, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता पर है बेसिकली बेस्ड, वो लिखी है। और साथ साथ अपनी देखरेख में ही दाराशिकोह ने श्रीमद् भगवद गीता और योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद कराया था। आ जाइए, इसके बाद देखते हैं प्रद्योत जो है अवंती के राजा थे, उदयन जो है वत्स के राजा थे, प्रसेनजित कौशल के राजा थे, और अजात शत्रु मगध के राजा थे। देखिए, अजात शत्रु और उदयन तो बहुत क्लियर है कि ये वत्स के थे और ये मगध के थे। कंफ्यूजन प्रसेनजित और प्रद्योत में होता है, यहीं पर प्र आपको देखने के लिए मिलेंगे, काफी सिमिलर नेम है प्रोनाउंसिएशन में, इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ऊपर से एग्जाम का प्रेशर रहता है, टाइमिंग, बहुत सारी चीजें, तो इसीलिए आपको अभी से अपना माइंड ऐसा लेके चलना है कि वहां पर दिक्कत होगी तो मैं किस तरीके से टैकल करूंगा। प्रसेनजीत कौशल और प्रद्योत अवंती और प्रसेनजीत कौशल। चलिए देखिए, 1678 में रबिया उद्दौरानी का मकबरा, बेसिकली बीबी का मकबरा की बात की जा रही है। रबिया उद्दौरानी का मकबरा, बीबी का मकबरा, 1678। देखिए, ये पूछ लिया गया था कि सितार किसका मिश्रण है, तो सितार वीणा और तंबूरा का मिश्रण है, याद रखेंगे, वीणा और तंबूरा का मिश्रण है सितार। फिर ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1906 नहीं है, माफ कीजिएगा, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फाउंडेशन अंबेडकर जी द्वारा ये बनाई गई है, मेरे ख्याल से 1936 की है। इसमें कोई करेक्शन होगा तो आप करवा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। लॉर्ड मेयो, देखिए लॉर्ड मेयो के समय प्रायोगिक जनगणना हुई थी 1872 में, पहली जनगणना कह सकते हैं या प्रायोगिक जनगणना, और 1872 में। और एकमात्र ये जीजी हैं, जीजी बोले तो गवर्नर जनरल हैं, जिनकी ऑफिस में हत्या हुई थी लॉर्ड मेयो की। मेरे ख्याल से अंडमान निकोबार की किसी जगह पर, पोर्ट ब्लेयर में कहीं हो गई थी। लॉर्ड मेयो, आप ये ध्यान रखें कि लॉर्ड मेयो एकमात्र गवर्नर जनरल है जिनके ऑफिस कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा, अब ये आ जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में मद्रास में लागू किया कर्नल रीड ने, ध्यान रखेंगे। टॉमस मुंड्रो ने भी मद्रास में ही लागू किया। वैसे दोनों के नाम आते हैं, आप दोनों नाम याद रखिए कि 1792 में मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था कर्नल रीड और टॉमस मुंड्रो द्वारा जारी की गई थी, मद्रास में 1792 में, 1792 में। 1855 में भूमि पैमाइश आधार पर लगान उपज का 30% थी। बेसिकली भूमि पैमाइश करके आप लगान, जो उपज है, बेसिकली उपज के अनुसार लगान निर्धारित करते हैं कि जितनी उपज होगी उसका हम उतना लगान लेंगे। तो ये फिक्स कर दिया गया 1855 में भूमि पैमाइश करके कि जो भी उपज होगी उसका 30% लगान के रूप में लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। आ जाइए, देखिए तुहफतुल मुआहिद्दीन, बेसिकली नाम है राजा राम तुहफतुल मुआहिद्दीन, ये नाम याद रखिएगा, तुहफतुल मुआहिद्दीन। सिविल मैरिज एक्ट 1872, पहले तो ये एक्ट याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट, सिविल मैरिज एक्ट 1872। इसमें लड़कियों की आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष कर दी गई, जिसमें साथ साथ बहुपत्नी प्रथा भी समाप्त कर दी गई। यानी शादी की बात की जा रही है कि लड़कियों की उम्र 14 और लड़कों की उम्र 18 की गई थी सिविल मैरिज एक्ट 1872 में, और बहुपत्नी प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया था। साथ में बी.एम. मालाबरी के प्रयास से 1891 में सम्मति आयु अधिनियम, जिसमें लड़कियों की उम्र 12 वर्ष और लड़कियों की उम्र 12 वर्ष कर दी गई थी, लड़कों की तो वैसे ही बनी रही। 1930 के शारदा एक्ट में लड़कियों की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष कर दी गई। ध्यान रखिएगा ये अधिनियम। एक ये चीज ध्यान रखिएगा कि सम्मति आयु अधिनियम बी.एम. मालाबारी के प्रयासों से लाया, यानी बी.एम. मालाबारी आप देख सकते हैं कि महिलाओं के समर्थक थे, उनकी जो कठिन परिस्थितियों में वो जीवन जीती हैं उसको संवारने का उन्होंने बेसिकली प्रयास किया। नाम आता है बी.एम. मालाबारी जी का, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम आता है, ऐसे ही आप ध्यान रखेंगे बी.एम. मालाबारी जी। इन्होंने क्या कि इनके प्रयासों से 1891 में सम्मति आयु अधिनियम की स्थापना की गई। और शारदा एक्ट, ये भी विवाह के लिए आयु संबंधित अधिनियम है, शारदा एक्ट 1929-30 का।
और सिविल मैरिज एक्ट तो आपको पता ही है 1872 में बहुपत्नी प्रथा खत्म कर दी गई। अच्छा, स्थायी बंदोबस्त भी एक चीज है, 1793 में लागू हुई, और सहायक संधि है 1801 की, लॉर्ड वेलेस्ली के समय की। आ जाइए 1940 का जो लाहौर का अधिवेशन हुआ मुस्लिम लीग का, वहां पर जिन्ना ने पाकिस्तान प्रस्ताव को रखा था। इस प्रस्ताव को खली कुजमा ने बेसिकली तैयार किया था कह सकते हैं, और पृथक राज्य की जो सोच थी उसके प्रवर्तक थे इंकलाब, और पाकिस्तान जो नाम सजेस्ट किया था वो रहमत अली ने किया था। ये सारे पॉइंट याद रखने हैं आपको। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान प्रस्ताव पेश किया था, अधिवेशन था 1940 का लाहौर अधिवेशन। प्रस्ताव तैयार किया था खली कुचम्मा ने। द्विराष्ट्र सोच, द्विराष्ट्र या पृथक राज्य की जो सोच है वो इंकलाब जी द्वारा, मोहम्मद इकबाल जी द्वारा, माफ कीजिएगा, मोहम्मद इकबाल जी द्वारा प्रतिपादित है, और पाकिस्तान जो नाम है और रहमत अली जी द्वारा दिया गया था। चौधरी रहमत अली इनका शायद पूरा नाम है, स्टूडेंट थे ये उस समय। तो चलिए ज्योतिबा फुले जी, देखिए ज्योतिबा फुले जी 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना कर रहे हैं, और खास बात यह है कि इन्होंने गुलामगिरी लिखी है। गुलामगिरी सत्यशोधक समाज, और माफ कीजिएगा, गुलामगिरी ज्योतिबा फुले और सत्यशोधक समाज 1873 में गठित। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में देखिए प्रतिनिधित्व हिंदू महासभा, ये पूछ लिया था, और ये पूछा था, मैं बताता हूं आपको, ईसाइयों का पूछा गया था कि किसने, ईसाइयों का नेतृत्व किसने किया था। तो ये कोई आंसर था केटी पॉल जी ने किया था, इसीलिए आपको सारे याद करने हैं। हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व किया था जयकर और वीएस मुंजे जी ने। फिर से देखते हैं, हिंदू महासभा का नेतृत्व किया था जयकर और वीएस मुंजे जी ने। उदारवादी संगठन का नेतृत्व किया था सीवाय चिंतामणि और टीबी सप्रू जी ने। सीवाय चिंतामणि और टीबी सप्रू जी ने। मुस्लिम लीग का समर्थन किया था, बेसिकली अपना रिप्रेजेंटेशन दिया था आगा खान ने और मोहम्मद अली जिन्ना जी ने। सिखों का बेसिकली रिप्रेजेंटेशन किया था सरदार संपूर्ण सिंह जी ने। एंग्लो इंडियन या ईसाई जिनको हम कह रहे हैं केटी पॉल जी ने, और व्यापारियों का होमी मोदी जी ने। ये बार बार देखिएगा, इनको क्वेश्चन बन सकेंगे। आइए देखिए अहमदीन की लिखी हुई है ऐलान हक, अबुल कलाम जी की अल हिलाल, सर सैयद अहमद खान तहजीब उल अखलाक, और युगांतर तो आप जानते ही हैं, ये अभिनव भारत संगठन उसके सदस्यों द्वारा लिखी गई है। और दूसरा एक संगठन था पश्चिम बंगाल कोलकाता में इसी के साथ, शायद उसके जो सदस्य हैं वो इस पत्रिका को लिख रहे हैं, युगांतर, ध्यान रखिएगा, युगांतर पत्रिका। आ जाइए, हरिपुरा गुजरात में है, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में। ये 1938-39 की बात की जा रही है, जब सुभाष चंद्र बोस जी का थोड़ा सा वाद विवाद हो जाता है गांधी जी के साथ, वो सदस्यता त्याग कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया था। ये सवाल पूछा था अपर पीसीएस में, जब सुभाष चंद्र बोस जी इस्तीफा देते हैं 1939 में त्रिपुरी में, तो उसके बाद अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस का राजेंद्र प्रसाद जी को। आज 1906 में दादा भाई जी के सचिव थे जिन्ना। मुस्लिम लीग गठन का विरोध भी किया था इन्होंने। हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था जिन्ना को सरोजनी नायडू ने। इतने ज्यादा जो आप कह सकते हैं कि डिवोटी थे हिंदू मुस्लिम एकता के। लेकिन पता नहीं फिर 1920 में कहा जाता है कि 1922 जब चौरा चौरी के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, तो काफी नेताओं का गांधी जी से मोहभंग हो गया था। उनमें से ये भी शामिल थे। एक्चुअल में इनका मोहभंग इसलिए भी हो गया था कि जो खिलाफत का मुद्दा था, ये चाह रहे थे कि सेपरेटली उसको गांधी जी लीड करें सेपरेट मूवमेंट के लिए, बट बेसिकली गांधी जी ने एक साथ ही चला दिया था, जिसमें असहयोग और जो खलीफा का मूवमेंट था तुर्की में, उसको एक साथ ही खिलाफत मूवमेंट को और असहयोग आंदोलन को एक साथ चलाने के विरोध में शायद इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था या मोहभंग हो गया था इनका, ऐसा कुछ है। बल्कि आप देख सकते हैं कि 1906 तक तो ये दादा भाई के सचिव हैं। हिंदू मुस्लिम एकता गठन का विरोध, माफ कीजिएगा, मुस्लिम लीग के गठन का विरोध कर रहे हैं।
हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक हैं, और यहां तक उनको सरोजिनी नायडू जी हिंदू मुस्लिम एकता के दूत कह दे रही हैं, तो इसलिए ये देखने के लिए मिलता है हमें। देखिए इंडियन स्ट्रगल, ये तो काफी चर्चित किताब है इंडियन स्ट्रगल, ये सुभाष चंद्र बोस जी की लिखी गई है। तदर्थ न्यायाधीश हमने देखा था आर्टिकल 127 में है, आर्टिकल 127 में है तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश 127, और अभिलेखीय न्यायालय हमने शायद 129 में देखा था। मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, ठीक है, नियुक्त किया जाएगा। सीजेआई नियुक्त करेंगे तदर्थ न्यायाधीश को 127 में, और उससे पहले राष्ट्रपति जी की पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी। अब हमने ये देखा था कि चुनाव आयोग राष्ट्रीय दल मान्यता देता है। देखिए जब उसे 4 राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो, 4 राज्य से भी आम आदमी पार्टी को मिला है, शायद उनका यही कैटेगरी फुलफिल हुई है कि उनको 4 राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल गई है। राज्य स्तरीय दल, देखिए राज्य स्तरीय दल के लिए राज्य में संसदीय और विधानसभा चुनाव में वैध मत का न्यूनतम 4% मत मिला हो, या लोकसभा में राज्य से निर्वाचित 25 या कम सदस्यों में से कम 1 सदस्य उनके होने चाहिए, या राज्य विधानसभा में 30 विधायकों में से कम 1 विधायक उनके होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पार्टी मान के चलते हैं एक्स, इस एक्स पार्टी को संसद और विधानसभा के चुनाव में टोटल वैध मतों का 4% मिला हो, या तो ये कैटेगरी फुलफिल हो, या लोकसभा जो सीट है, लोकसभा सीट में हर 25 आदमियों के बाद इस एक्स पार्टी का एक आदमी होना चाहिए। कहने का मतलब है कि कोई 25 सदस्य हम देखें अलग अलग पार्टीज के या किसी भी पार्टीज के, उसके बाद एक सदस्य इनका होना चाहिए, या राज्य की विधानसभा में प्रत्येक 30 सदस्यों के बाद एक सदस्य इस एक्स पार्टी का होना चाहिए। ये तरीके से उनको राज्य स्तरीय दल मिल जाएगा। विधायक कहने का मतलब है आपको पता ही है, विधायक, ठीक है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद की जो शक्ति है, यह आर्टिकल 249 में है, आर्टिकल 249 में, आर्टिकल 250 में है कि आपातकाल के दौरान संसद की राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति। आर्टिकल 250 में इमरजेंसी के समय पे राज्य सूची पर कानून बनाने की। 249 में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति। 252 में 2 या 2 से अधिक राज्य सहमति दे दें तो संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति, 2 या 2 से अधिक 252 में, और 253 में है अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने हेतु संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति। 200 अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर, आर्टिकल 253। 252 2 या 2 से अधिक, 250 आपातकाल के दौरान, और 249 जब राज्य हित का मुद्दा हो और कानून बनाना हो राज्य सूची के विषय पर। आ जाइए, देखिए आर्टिकल 126 में है कार्यवाहक, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, जबकि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है सीजेआई द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। तदर्थ न्यायाधीश 127 में है, जबकि कार्यवाहक न्यायाधीश 126 में। पहले कार्यवाहक न्यायाधीश है 126, फिर 127 में तदर्थ न्यायाधीश, फिर 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। इस तरीके से आपको याद करना है, बार बार इनको बोल बोल के। देखिए कहां कहां नहीं है SC ST, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय, गोवा, नागालैंड से। अब ये चेंज हो गया है मेरे ख्याल से, इसको हटा दें। देखिए प्रथम विनिवेश आयोग, विनिवेश, प्रथम विनिवेश आयोग बेसिकली 1996 में जीवी रामकृष्णन समिति के आधार पर, जीवी रामकृष्णन समिति के आधार पर प्रथम विनिवेश आयोग, ध्यान रखिएगा 1996 में प्रथम विनिवेश आयोग जीवी रामकृष्णन समिति की सिफारिशों पर। आ जाए देखें, ये वर्तमान में शिशु दर है। 1921 का क्या जननांकीय विभाजन था, ये देख लेंगे आप जनगणना वाले चैप्टर में। वर्तमान शिशु मृत्यु दर 2019 में 30, 2020 में 28, वार्षिक गिरावट दर 6.7%। लास्ट में आपको याद रखना है, सबसे संसार में जो सबसे कम प्रजनन दर है वो 0.78 है कोरिया में बेसिकली। सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा केंद्र भी नॉर्वे में ही है, और नॉर्वे में होती है स्कैंडिनेवियाई देशों में। 4 देश हैं, 5 देश हैं, देख लीजिएगा। 2011 हटा दें, विद्युत उत्पादन भी हटा दें। देखिए तुलबुल, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, तुलबुल, तुलबुल
चुलबुल से याद रखिएगा, चुलबुल पांडे से। झेलम, चुलबुल परियोजना झेलम में, झेलम। अच्छा, सागरीय जल में लवणता का क्या क्रम है? सबसे ज्यादा पाया जाता है सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl सबसे ज्यादा, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट और फिर कैल्शियम सल्फेट। यानी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। सॉरी माफ कीजिएगा, कॉपर सल्फेट नहीं, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम। ऑलराइट, देखिए सबसे ज्यादा जो लेटेराइट मिट्टी है ना वो केरल में, और किसी चीज के लिए इंपॉर्टेंट? चावल के लिए, कपास, काजू, रबर, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तंबाकू का विश्व में उत्पादन किसका है? सोयाबीन का किसका है? कच्चे रेशम का किसका है? ये मैंने एक टेबल बना रखी है, आपके साथ शेयर कर देंगे। ऐसे ही लोहा अयस्क, दूध, प्राकृतिक रबर, पेट्रोलियम, ये सब राष्ट्र में रटने हैं आपको। ऑस्ट्रेलिया क्रिसमस द्वीप, डेनमार्क ग्रीनलैंड, फ्रांस का सेंटा क्रूज, और मार्टिनिका आइलैंड जो है स्पेन। मार्टिनिका आइलैंड स्पेन में, सेंटा क्रूज आइलैंड फ्रांस का, ग्रीनलैंड डेनमार्क का, और क्रिसमस आइलैंड ऑस्ट्रेलिया का। कटचल आइलैंड, देखिए कटचल आइलैंड अंडमान निकोबार में, कटचल आइलैंड आपको अंडमान निकोबार में देखने के लिए मिलेगा। कटचल आइलैंड, कटचल आइलैंड अंडमान निकोबार। न्यूजीलैंड की पहली प्रधानमंत्री बनी थी उस समय हेलेन क्लार्क। 21 फरवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। यूनेस्को द्वारा बांग्लादेश संघर्ष पर, यूनेस्को ने बांग्लादेश के संघर्ष पर 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। उसके बाद देखते हैं करमापा लामा। देखिए काग्युपा पंथ के बौद्ध प्रमुख हैं, इन्हें काली टोपी का संप्रदाय भी कहते हैं। कारमापा लामा, काली टोपी संप्रदाय, या इसको बोलते हैं कांग्युपा पंथ। बिरजू महाराज कथक करते हैं बेसिकली। के चंद्रशेखर भरतनाट्यम जानकार है। भीमसेन ये एक वोकलिस्ट है, और विजय तेंदुलकर जी नाटककार हैं। कारमापा लापा ये काली टोपी के संप्रदाय या काग्युपा पंथ के बौद्ध प्रमुख के रूप में जाने जाते हैं। काग्युपा पंथ के बौद्ध प्रमुख है, काली टोपी संप्रदाय ने कहते हैं। चलिए, विश्व परिवेश दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व परिवेश दिवस 5 अक्टूबर को। विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, और 21 मार्च को ही अंतरराष्ट्रीय रंग भेद उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 5 जून को ही, और आप कह सकते, सॉरी माफ कीजिएगा, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को ही सेलिब्रेट करते हैं, जिस दिन हम शहीद दिवस सेलिब्रेट करते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस और शहीद दिवस 23 मार्च, जबकि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और समग्र क्रांति दिवस, समग्र क्रांति दिवस, ओवरऑल रेवोल्यूशन डे कह सकते हैं 5 जून को। विश्व परिवेश दिवस 5 अक्टूबर, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, शहीद दिवस 23 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, समग्र क्रांति दिवस 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। इस तरीके से बार बार बोलना है ताकि आपको याद हो जाए। 1969 में स्थापित हुआ है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये देख लिया हमने, पहला किसको मिला है, नहीं देखा है तो आप वीडियो देख सकते हैं एक बार दोबारा। 1969 जनसंख्या में सर्वाधिक 80%, ये हटा दें हमें। देखिए राजस्थान के लोक नृत्य है ताली या तेरा ताली, इसको कहते हैं। तेरा ताली राजस्थान का लोक नृत्य है। इसको कामड़ महिलाएं करती हैं, जो बाबा रामदेव के समर्थक है बेसिकली। आप ये ध्यान रखिएगा, बाबा रामदेव के समर्थक कामड़ महिलाएं करती हैं तेरा ताली या ताली नृत्य। तमिलनाडु का लोक नृत्य है करागम। करागम लोक नृत्य है तमिलनाडु का। वस्त्र सत्यम समिति वस्त्र नीति से संबंधित है। सत्यम समिति वस्त्र नीति से संबंधित है। प्राइस ऑफ पार्टीशन, देखिए लिखिए रफीक जकारिया ने। प्राइस ऑफ पार्टीशन रफीक जकारिया की लिखी हुई है। यूलिसिस ये जेम्स जायस की लिखी हुई है। यूलिसिस जेम्स जायस। इंडिया 2020 ये अब्दुल कलाम साहब जी की है। और पैथोलॉजी ऑफ करप्शन ये लिखी है SS गिल जी ने। पैथोलॉजी ऑफ करप्शन SS गिल जी ने। पैथोलॉजी ऑफ करप्शन SS गिल जी ने। आइए बिल्कुल मिशन मोड में हमें एक एक करके सारे खत्म करने हैं ताकि हम अच्छे से रिवाइज कर पाए। आ जाइए देख लेते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल में। SHAR सार श्री हरिकोटा एप्लीकेशन स्पेस सेंटर अहमदाबाद में।
देखिए स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में याद रखिएगा, और ये केरल वाला तो आपको पता ही है, और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है श्रीहरिकोटा में है। पोटेशियम की अल्पता बोले तो अगर जो कमी हो जाए पोटेशियम की तो गुर्दा, लीवर क्षति, लकवा, साथ में अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन और तंत्रिकाओं की कायिक प्रक्रिया पर भी बेसिकली फर्क पड़ता है। कहने का मतलब है लकवा और गुर्दा क्षति जैसी बीमारी आपको देखने के लिए मिलेगी अगर जो शरीर में पोटेशियम की अल्पता हो गई, यह ध्यान रखिएगा। अच्छा, शल्य क्रिया बेसिकली आयुर्वेदिक शब्द है। इसमें ऑर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। ऑर्थोप्लास्टी ये याद रखिएगा क्या होती है ऑर्थोप्लास्टी। ऑर्थो बेसिकली हड्डियों के डिपार्टमेंट को भी आपने सुना होगा ऑर्थो। तो ऑर्थोप्लास्टी जो है कूल्हे और जो कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन करने की विधि है। अच्छा, प्रकाशीय सजावट और विज्ञापन हेतु विसर्जन नलिकाओं में नियॉन गैस प्रयुक्त की जाती है। जो आपने प्रकाशीय सजावट देखी होगी या विज्ञापन आप देखते हैं बड़े बड़े लगे हुए, तो उनके अंदर बेसिकली आप नियॉन गैस देखेंगे, नियॉन। चलिए, औषधि वितरण में काम आने वाली खाली संपुट बने होते हैं स्लेस के। औषधि वितरण में काम आने वाले जो खाली संपुट होते हैं वो स्लेस के बने होते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन कहां से स्रावित होता है? मेडुला से स्रावित होता है एड्रेनलिन। त्रिशूल सरफेस से अर्थ एयर की मिसाइल है। सरफेस से हम हवा में त्रिशूल फेंकते हैं ना, ये ऐसी मिसाइल है, सरफेस से एयर। अग्नि देखेंगे आप, और नाग जो है एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है नाग। आगे देखते हैं, देखिए आर्सेनिक 74 ट्यूमर, कोबाल्ट 60 कैंसर का कारण, आयोडीन 131 थायराइड ग्लैंड, सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम। आर्सेनिक 74 ट्यूमर और कोबाल्ट 60 कैंसर, आयोडीन 131 माफ कीजिएगा थायराइड ग्लैंड और सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम। आ जाइए, देखिए मेसान की खोज करी है हिडेकी युकावा ने। मेसान खोज हिडेकी युकावा ने। पॉजिट्रॉन सीडी एंडरसन और एफ हेस ने। पॉजिट्रॉन की खोज सीडी एंडरसन और एफ हेस ने। सूर्य तारों में ऊर्जा उत्पादन सिद्धांत एच ए बेथे का है। सूर्य और तारों में ऊर्जा उत्पादन सिद्धांत ये एच ए बेथे ने दिया है। और कह सकते हैं कि para यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण भी इनसे संबंधित है। मेसॉन की खोज हिडेकी युकावा ने। मेसॉन, हिडेकी युकावा, पॉजिट्रॉन सीडी एंडरसन और एफ हेस। पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट चलते हैं, जहांगीर। देखिए बहादुर शाह प्रथम जो है औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद मुअज्जम ही है। कहने का मतलब ये है इसका कि बहादुर औरंगजेब के पुत्र थे, मोहम्मद मुअज्जम का नाम ही है बहादुर शाह प्रथम, बस। अरिकामेडू, ये हमने देखा था पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में भी इसका नाम जिक्र है। पोडेकू करके बोला गया इसको, पोडेकू मंत्र का, अरिकामेडू को। अरिकामेडू से रोमन सम्राट अगस्टस का चित्र मिला है, चित्र का मन का मिला है। कहां का सम्राट? रोमन सम्राट अगस्टस। अरिकामेडू से रोमन सम्राट अगस्टस का एक मन का मिला है। इससे यह पता चलता है कि तत्कालीन समय में भी व्यापार रोमन और भारत के मध्य होता था। इल्तुतमिश, चांदी का टंका। देखिए टंका किसका है? टंका है चांदी का। और जीतल किसका है? जीतल है तांबे का। क्लियर, बिल्कुल क्लियर करके चले। जीतल है तांबे का, टंका है चांदी का। चांदी का टंका, तांबे का जीतल जारी किया है इल्तुतमिश ने। दिल्ली के लाल किला में आगरे की मोती मस्जिद भी है। तो कहां की बात की जा रही है, इसको अच्छे से पढ़ें। लाल किले में, लाल किला दिल्ली में, तो लाल किले में मोती मस्जिद औरंगजेब। 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 इस तरीके से आप याद रखें बार बार। अच्छा, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजो की जहांगीरी, ये फारसी भाषा में
लिखी थी, जिसको मुतमिद खान ने पूरा करवाया था। मुतमिद खान ने वापस में पूरा करवाया था जहांगीर की तुझ के जहांगीरी को। शाह मोहम्मद औस, ये सूफी संत कृष्ण को औलिया के रूप में मानते थे, कृष्ण को औलिया बोलते थे। शाह मोहम्मद औस एक सूफी संत थे, शाह मोहम्मद औस, ये कृष्ण को औलिया के रूप में पूजते थे। इसके बाद देख लें हम, जैसे ये बख्शबंदी सिलसिला है, बख्शबंदी सिलसिला, ये ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। देखिए भारत में ये बाकी बिल्ला इनके समर्थक थे बेसिकली। हमें ये याद रखना है कि बख्शबंदी सिलसिला ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, नाम इनका ध्यान रखिएगा। और ये संगीत के विरोधी थे, ये भी ध्यान लें। बख्शबंदी सिलसिला संगीत विरोधी थे। जस्ट अ सेकेंड। आ जाइए, थोड़ा सा उल्टा हो गया, कोई नहीं। राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, द व्हील ऑफ हिस्ट्री, राम मनोहर लोहिया जी के द व्हील ऑफ हिस्ट्री, और इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी की है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी की है। द व्हील ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया जी की है। इरविन और गांधी को ना दो महात्मा के रूप में बोला था सरोजिनी नायडू ने। हिंदू मुस्लिम एकता का दूत भी बोला था मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजिनी नायडू ने। वहीं दो महात्मा के रूप में इरविन और गांधी को संबोधित किया था सरोजिनी नायडू जी ने। लॉर्ड वेलेस्ली, हमने देखा था सहायक संधि 1798 से 1805 तक ये रहे। ये पहला प्रेस सेंसरशिप एक्ट जो है इन्हीं के शुरू लागू होता है, इन्हीं के समय पहला प्रेस सेंसरशिप लागू हुआ लॉर्ड वेलेस्ली के समय। देखिए आईएनए इंटरनेशनल आर्मी सिख संत ज्ञानी प्रीतम सिंह व जापानी सेना मेजर प्रथम वाची फ्यूजीवारा की उपज है। सिख संत ज्ञानी प्रीतम सिंह और जापानी सेना मेजर फर्स्ट वाची फ्यूजीवारा की उपज है। 1858 में विक्टोरिया घोषणा पत्र को ना इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था कि नहीं, याद रखिएगा। विक्टोरिया 1858 का जो विक्टोरिया घोषणा पत्र था वो इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया। 1920 में एमएन जोशी, जोसेफ बैप्टिस्ट व लाला लाजपत राय ने AITUC की स्थापना की, यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किस किस का नाम आ रहा है? लाला लाजपत राय जी का नाम, जोसेफ बैप्टिस्ट का नाम आ रहा है और एमएन जोशी जी का नाम आ रहा है। जिसमें अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय जी और महामंत्री थे दीवान चमनलाल जी। ये सारे नाम याद रखने। 1920 तो इंपॉर्टेंट है ही ना। दीवान चमनलाल जी महामंत्री थे। आगे देखते हैं 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा। हमने देखा था बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान आंदोलन के जनक हैं, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वर्ष 1936 में जब ऑल इंडिया किसान सभा बनाई गई तो ये इसमें इंपॉर्टेंट नाम था, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का अध्यक्ष भी थे, जबकि इसके महासचिव थे NG रंगा जी। ये भी याद रखें। ऑल इंडिया किसान सभा 1936, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी अध्यक्ष और सचिव थे NG रंगा जी। कानपुर षड्यंत्र केस देखिए, साम्यवादियों के विरुद्ध हो गया था और दरअसल 1924 में 1 सितंबर 1924 में साम्यवादी के दल सत्य भगत कर रहे हैं स्थापना। साम्यवादी दल की स्थापना कर रहे हैं सत्य भगत। कब? 1924 में, 1924 में साम्यवादी दल। और ये कहने का मतलब ये है कि कानपुर षड्यंत्र केस साम्यवादियों के विरोधी था, यही इन्वॉल्व थे इसमें। अमेरिकी पत्रकार देखिए लुई फिशर, ये भारत आंदोलन छोड़ो आंदोलन के समय था और वेब मिलर सविनय अवज्ञा के दौरान मौजूद था। ये ख्याल मेरे ख्याल से ब्रिटेन के थे वेब मिलर। सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट 1930 के समय वेब मिलर मौजूद थे, जबकि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के समय लुई फिशर मौजूद थे। उन्होंने कवरेज दी थी, इंटरनेशनल मीडिया में भी इसको कवर किया गया था। देखिए INC जो है प्रार्थना कर रही है, याचना कर रही है और विरोध की राजनीति कर रही है। ये आरोप बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था कि कांग्रेस जो है प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करती है। देखिए संवैधानिक विवाद का सर्वोच्च न्यायालय को अपील का अधिकार दिया गया है
ये है आर्टिकल 132 से 134 में। संवैधानिक विवादों का सर्वोच्च न्यायालय को अपील का अधिकार है, आर्टिकल 132 से 134 तक। उसके बाद हम देख सकते हैं कि 184 के तहत बहस होने के बाद उस विषय पर मतदान आवश्यक है। ऐसा कहां लिखा हुआ है कि जब संसदन में बहस होगी उसके बाद मतदान होगा, तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 84 में कि बहस करने के बाद उस पर मतदान करना आवश्यक है उस विषय पर। प्रतिनियुक्ति हटा दें, अभी ये सब हटा दें। और ये याद रखिएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये 25 दिसंबर 2000 ये पूछ लिया गया था, ये याद रखिएगा 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई है। 25 दिसंबर 2000 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। आइए ये कुछ फॉर्मूला है, देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 अप्रैल 1999 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, कई बार पूछ लिया है सवाल। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज स्वरोजगार योजना ऐसे लिखा हुआ रहता है, SJGSY। ये बेसिकली 1 अप्रैल 1999 को शुरू की गई। इसमें महिला बाल विकास कार्यक्रम प्लस IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम और ट्राइसन जैसी स्कीम को शामिल किया गया। जबकि एक योजना थी जवाहर रोजगार योजना, याद रखिएगा इसको, जवाहर रोजगार योजना को शामिल नहीं किया गया, वो अलग थी, वो चलती रही। जबकि इंटीग्रेटेडली शामिल कर दिया गया महिला विकास कार्यक्रम को, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसी स्कीम को, और ट्राइसन भी एक स्कीम थी, इसको भी 1999 को योजना चलाई गई थी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सब कंबाइन कर दी गई। बस जवाहर रोजगार योजना अभी भी है। देखिए जैव उर्वरक के रूप में एजोला यूज होता है, ब्लू ग्रीन गैल्गी यूज होती है, अल्फा अल्फा यूज होता है, जानते हैं, बायो फर्टिलाइजर जिन्हें हम कहते हैं। मिट्टी जरा भी हटा दें। किस किस जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर सर्वाधिक है? नगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि दर आपको 1941-51 में देखने के लिए मिलेगी। एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा ये आंकड़े मोटे मोटे, 1921 से अभी तक की। अबोर जनजाति असम में पाए जाते हैं, आ फॉर असम, आ फॉर अबोर, अबोर जनजाति असम में। देखिए नेपानगर मध्य प्रदेश में भारत का पहला अखबारी कागज निर्माण कारखाना लगाया गया था 1955 नगर नेपानगर में। भारत का पहला अखबारी कागज निर्माण कारखाना, अखबार का जो कागज है वो नेपानगर मध्य प्रदेश में बनता है 1955 से। जूट का सामान टीटागढ़ वेस्ट बंगाल फेमस है। रेशम वस्त्र बेंगलोर में है। ऊनी वस्त्र आपको लुधियाना में देखने के लिए मिलेंगे। जबकि ऊनी कालीन मैया बदोही, उसी के आसपास है, जौनपुर के आसपास ही बदोही यूपी। जूट का सामान टीटागढ़ वेस्ट बंगाल में, जूट पता ही आपको, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश कितना अच्छा उत्पादन करता है जूट का। बैंगलोर में है रेशमी वस्त्र, रेशम। ऊनी वस्त्र लुधियाना और ऊनी कालीन आपको जो है भदोही में देखने के लिए मिलेगी। देखिए अलंकेश्वर बेसिकली गुजरात में खनिज तेल के लिए है। कोडरमा ये झारखंड में है, कोडरमा की खान अभ्रक की खान है झारखंड में। आयरन ओर है डल्ली रजहारा। लेटेराइट मिट्टी निर्माण शुष्क और आर्द्र मौसम के कारण विच्छालन प्रक्रिया, चूना पाया जाता है, नाइट्रोजन फास्फोरस और मैग्नीशियम कम पाया जाता है, उर्वरता भी कम होती है। कहने का मतलब है, देखिए लेटेराइट मिट्टी देखी थी हमने केरल में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी की एक खास बात है कि इसमें जो विच्छालन प्रक्रिया है वो अधिक होती है। विच्छालन प्रक्रिया कहने का मतलब है कि जो न्यूट्रिएंट्स उसमें मौजूद होते हैं अत्यधिक बारिश के कारण बेसिकली आप कह सकते हैं कि गायब हो जाते हैं। और चूना पत्थर इसमें, चूना जो है इसमें काफी मात्रा में पाया जाता है। जबकि जो एसेंशियल होते हैं जैसे एनपीके हम कहते हैं, इसमें नाइट्रोजन कम है, फास्फोरस कम है, मैग्नीशियम कम है, और फर्टिलिटी भी मिट्टी की कम रहती है। अच्छा अब ये एक फिजी में पाया जाता है, सुआ एक जगह है बेसिकली, सुआ फिजी, और गुयाना में बेसिकली जॉर्ज टाउन। कैपिटल आप कह सकते हो कि गुयाना की कैपिटल जॉर्ज टाउन और फिजी की कैपिटल सुआ। आ जाइए देखिए ये इंपॉर्टेंट है, गंगा मेकोंग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना। स्वर्ण भूमि के नाम जाना जाता ना, स्वर्ण भूमि या स्वर्ण द्वीप कहते थे हमने एंशिएंट मॉड्यूल में पढ़ा होगा। गंगा मेकोंग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना
10 नवंबर 2000 को पहला अध्यक्ष इसमें लाओस बनाया गया। याद रखिएगा, ये मेकोंग और गंगा की एक योजना है, अच्छे से देख लेंगे कौन कौन सदस्य हैं इसमें। वैलेंटाइना तेरेस्कोवा रशिया की अंतरिक्ष जाने वाली पहली महिला थी, और जुंको तुबई जो है माउंट एवरेस्ट जाने वाली पहली महिला थी। ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष जाने वाली पहली महिला वैलेंटाइना तेरेस्कोवा, अंतरिक्ष जाने वाली रशिया में, और एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली महिला जुंको तुबई, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और पहली अमेरिकी महिला जो अंतरिक्ष में गई थी तो सेली राइट अमेरिकन की, जबकि सबसे पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई है वो वैलेंटाइना तेरेस्कोवा है। 1963 यहां लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। चलिए, विश्व की पहली महिला पीएम, ये इंपॉर्टेंट है, श्री मावो बंडारनायके। देखिए श्रीलंका में 1960 में बन गई थी। वर्ल्ड की पहली प्रधानमंत्री दुनिया में श्री मावो बंडारनायके जी हैं। अच्छा, सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति सूचकांक चुना है भूटान ने। भूटान आपको बताइए 70% वहां पर जो है आपको फॉरेस्ट देखने के लिए मिलता है, फॉरेस्ट कवर है पूरे लैंड का। 30% आपको तो है रिहायशी इलाका देखने के लिए मिलेगा। प्लस इन्वायरमेंट, अभी जो ये CO2 जनरेट करते हैं तो उसमें भी ये नेगेटिव है। कहने का मतलब है कि जितना ही CO2 जनरेट कर रहे हैं उससे ज्यादा ही जो है खत्म हो जा रही है, और पेड़ पौधे उसको अब्सॉर्ब करते हैं उससे ज्यादा ही, और ऑक्सीजन ज्यादा जनरेट हो रही है। कहीं ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता, इनका CO2 जनरेशन नेगेटिव में है। तो ये आज के हमारे जो है आप कह सकते हैं कि PYQ के नोट्स हैं। ऐसे ही हम कंटिन्यू लगातार आप देखेंगे 35 दिन, 30 से 35 दिन बचे हुए, और लगातार अब हमें PYQ देखने। एक मैं आपसे बार बार ये चीज कह रहा हूं कि लगातार पेपर सॉल्व करते रहें, चाहे 50 सवाल ही सॉल्व करें, उनका एनालिसिस अच्छे से करें, 2-2.5 घंटा जरूर दें। और शाम के टाइम आपको जो है करंट अफेयर भी पढ़ना है, और उसके साथ साथ सीसेट के 1-2 जो है आपको टॉपिक पढ़ना है। ये आपका डे टू डे शेड्यूल होना चाहिए एक एक हफ्ते में, और संडे को इन सबको आपको रिवाइज करना है। इसके बाद ही हम नेक्स्ट क्लास में आज पॉलिटी देखेंगे, और पॉलिटी को आज पूरा कंप्लीट कर देते हैं। कल से अब हम ज्योग्राफी देखेंगे, और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये सारी चीजें पूरी हो जाए। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल, ताकि आपको समय पे सारे नोटिफिकेशन वीडियोस के मिल जाए। इसके साथ साथ अगर जो इस पूरे मैटर में आपको कुछ ना कुछ चीजें आपको ऐसा लगेगा कि आपको समझ नहीं आई, या आपको लगेगा कि मेरे से कोई गलती हो गई है, तो डेफिनेटली आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मैं उनको जरूर देखूंगा और नेक्स्ट वीडियो में उनको करेक्ट करवा दूंगा। थैंक यू सो मच।